हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 23 सितंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। अप्रैल 2025 में आयोजित आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो ये पंजाब किंग्स थी। इसमें विजेता कौन थी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ओके, तो 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इस तरह पंजाब किंग्स उपविजेता रही है। संस्करण आईपीएल 2025 इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था। प्राइस मनी उपविजेता टीम आरसीबी को 20 करोड़ और उपविजेता टीम पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ की इनामी राशि मिली है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो इसका चिन्ह होता है ऋणात्मक। ओके, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होता है क्योंकि इसका फोकस बिंदु दर्पण के सामने आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में होता है और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो गणितीय रूप से इसे -50 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? फोकस f2 पर वास्तविक और छोटा? नहीं। 2f2 से परे आभासी और सीधा? नहीं। अनंत पर वास्तविक और अत्यधिक आवर्धिक? ऑप्शन सी। ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस f1 पर होती है तो लेंस से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये किरणें अनंत पर जाकर मिलती हुई मानी जाती हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? चूंकि किरणें वास्तव में अनंत पर मिलेंगी इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो मुख्य अक्ष से दूरी बहुत अधिक होने के कारण प्रतिबिंब अत्यधिक आवर्धित या बहुत बड़ा बनता है। जब एक चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम जिसमें F=ma आता है, और न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है वो क्रिया का नियम होता है। देखो, जड़त्व का नियम जो प्रथम नियम न्यूटन का है, तो इसमें न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कारण क्या है? जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो व्यक्ति का शरीर भी गाड़ी के साथ गति में होता है। जैसे ही गाड़ी अचानक रुकती है व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा तो रुक जाता है लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्से गति के जड़त्व के कारण अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। परिणाम क्या होता है? इसी कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जैसे रुकी हुई बस में अचानक चलने पर पीछे की ओर झुकना भी इसी नियम का उदाहरण है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 को 2 गुना कर दिया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो जी का मान अपवर्तित रहेगा, सी। तो सार्वत्रिक नियतांक जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। सार्वत्रिक शब्द का अर्थ है इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला जो होता है F=g m1m2/r² होता है। ओके, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो बल ma, m द्रव्यमान और a त्वरण। ठीक है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किस्ती कोवेंट्री हैं।
ऑप्शन बी। मार्च 2025 में ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में आयोजित IOC के 143वें सत्र के दौरान जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये ऋषभ पंत रहे, ऑप्शन सी। तो भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जून 2025 में लीड्स इंग्लैंड के हिंडले मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान यह असाधारण उपलब्धि हासिल की। पारी विवरण क्या था? उन्होंने मैच की पहली पारी में 134 रन बनाए और दूसरी पारी में 118 रन बनाए। रिकॉर्ड क्या था? इस प्रदर्शन के साथ ऋषभ पंत एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर और कुल मिलाकर दुनिया के केवल दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। जून 2025 में इंग्लैंड और भारत टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया था, जिसे पहले पेटोदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ये 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम और 14 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका तुल्य प्रतिरोध मान क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो R1 + R2 + R3 + R4 इस तरीके से होता है। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा यहाँ पे 2 + 6 + 8 + 10 + 14, इसको हम ऐड कर देंगे तो 40 आएगा, मतलब 40। तो ये ऑप्शन बी होगा। ठीक। जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 99वीं रहे, 99। ओके, तो जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर रहा है। भारत ने 100 में से 67 का स्कोर हासिल किया है। शीर्ष देश क्या है इस सूचकांक में? फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, जिसमें शीर्ष 20 में से 19 यूरोपीय देश शामिल थे। ELI स्कीम का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? तो यह रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब क्या है घोषणा? इस योजना का घोषणा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, जिसे वर्ष 2025 में व्यापक स्तर पर लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्रों में नए कर्मचारियों की भर्ती को प्रोत्साहन करना और युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 3 योजनाएं इसमें लाई गई थी। ELI के तहत 3 अलग अलग योजनाएं शामिल थी। स्कीम ए में क्या था? पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए IPFO में नए पंजीकरण पर। दूसरी स्कीम क्या था? स्कीम बी विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजन के लिए। सी क्या थी? नियोक्ताओं एम्प्लॉयर्स को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए सहायता। नोडल एजेंसी यह योजना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो ये विजयवाड़ा, ऑप्शन बी जो है वहाँ स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन जो था वो जून 2025 में किया गया था, ताकि राज्य में अपनी पहुंच और सेवाओं को बढ़ाया जा सके। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर द्वारा 16 जून 2025 को किया गया था। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयन को आपस में अपक्रिया करते तो बनने वाला श्वेत अवक्षेप कौन सा पदार्थ होता है? तो ये बेरियम सल्फेट होता है, ऑप्शन बी। इसकी रिएक्शन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2, तो BaSO4 बन जाता है NaCl और सोडियम क्लोराइड, तो BaSO4 जो होता है वही सफ़ेद अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। ओके, यही श्वेत होता है।
अपक्रिया का प्रकार क्या है? यह एक द्विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। डेविड शेज़ले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये फ्लैश है। तो कनाडाई ब्रिटिश लेखक डेविड शेज़ले ने अपना एक उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है। ओके। अब यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन सी। महिलाएं कॉपर टी का यूज किसके बचाव के लिए करती हैं? तो ये प्रेगनेंसी गर्भधारण से बचाव के लिए करती हैं। यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 330 हर्ट्ज और ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है, अब मैं बताती हूँ। देखिए, अब ध्वनि की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध जो होता है वो v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है। एफ क्या होता है? v क्या होता है? ध्वनि की चाल होती है। एफ आवृत्ति होती है और तरंग लैम्डा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो v अपॉन एफ हो जाता है। v भी 330 दिया है और f भी 330 दिया है। इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 1 मीटर। ऑप्शन सी होगा। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास थे। ऑप्शन सी। पौधे के पैरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये पैरेन्काइमा जो होता है वो भोजन का भंडारण का प्रदान करता है, जल का संवहन जाइलम करता है। ठीक है। पैरेन्काइमा पौधे में पाया जाने वाला सबसे सरल और स्थायी ऊतक होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी दीवार पतली होती है। मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन का भंडारण करना। इसका मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन का भंडारण करना और उन्हें सहारा देना होता है। मोंथा चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के किस जिले को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो ये काकीनाडा, आंध्र प्रदेश का एक जिला है काकीनाडा, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इसरो ने 2029 में प्रस्तावित किस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग समझौता किया है? तो इसरो ने 2029 में प्रस्तावित क्षुद्रग्रह और एपोफिस के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। इस मिशन का आधिकारिक नाम रैमसेस है। रैमसेस का फुल फॉर्म रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी है, जो कि एक मूल रूप से ESA का मिशन है। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 में किन किन मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया गया है? तो बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 में मुख्य रूप से 5 प्रमुख मौजूदा कानूनों में संशोधन किया गया है। एक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 80, जिसमें जमाकर्ता सुरक्षा, शासन और पारदर्शिता बढ़ी है तथा रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग मानकों में सुधार हुआ है। संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जमाकर्ता सुरक्षा, नामांकन सुविधाओं को सरल बनाना जिससे जमाकर्ता के लिए दावा निपटाना आसान हो सके। शासन में सुधार क्या हुआ? सहकारी बैंकों ने निदेशों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष करना और पर्याप्त हित की मौद्रिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ करना हो गया। पारदर्शिता क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बिना दावे वाली राशि में निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की अनुमति देना। फिर वक्फ अधिनियम 1995 का नया नाम प्रस्तावित किया गया। तो संयुक्त वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम। ये वक्फ अधिनियम जो था उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। नया नाम क्या था? इस संशोधन के तहत अब इसे संयुक्त वक्फ प्रबंधन, अधिकारिता, दक्षता और विकास अधिनियम के नाम से जाना गया है। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट, टेंडन कहते हैं। देखो, अस्थि MBT से याद कर लो, MBT मसल्स बोन, T से टेंडन। ओके। और ये जो बोन्स को जोड़ती हैं वो BLB से याद कर लो, BLB।
BLB। तो बी से बोन्स और ये लिगामेंट हो जाता है। ओके। फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्राज़ील, ऑप्शन सी में। फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण होगा जिसका आयोजन पहली बार 3 देश कनाडा, मैक्सिको और USA में किया जाएगा और 2027 का ब्राज़ील में होगा। संतान का लिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। देखो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़े पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और उसमें से 22 जोड़े पुरुष और महिलाएं दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। माता का योगदान क्या होता है? महिलाओं के पास केवल XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका अर्थ है कि माता से आने वाला अंडाणु हमेशा X गुणसूत्र ही प्रदान करेगा। पिता का योगदान क्या होता है? पुरुषों के पास XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। पिता के शुक्राणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, आधे X वाले और आधे Y वाले। अब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान लड़की होती है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान लड़का होता है। ओके। तो चूंकि माता हमेशा X ही देती है इसलिए बच्चा लड़का होगा और यह लड़की यह पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। भौतिकी में क्रिया को बल के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो W=F(S), ऑप्शन बी। मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा मुख्य कार्य क्या करता है? तो ये अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ऑप्शन सी। मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य परिवहन है। यह पानी, प्रोटीन, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पादों और रक्त कोशिकाओं को पूरे शरीर में ले जाते हैं। साथ ही शरीर का तापमान, pH संतुलन और रक्तचाप बनाए रखने में मदद करते हैं और संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी भी प्रदान करता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली एक अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं, ऑप्शन बी। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच की अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अपक्रिया में बेरियम सल्फेट नामक एक अघुलनशील सफेद ठोस बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है। एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि एक वस्तु को फोकस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये F दिया है, ये U दिया है, V निकालना है। तो अब देखो, लेंस के सूत्र का यूज 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? 1/F, मुझे V निकालना है ना, प्लस 1/U = 1/V। ठीक है। अब ये देखो, -1/15, क्योंकि माइनस का होगा, -1/10। तो हमने एलसीएम लिया 30 का। 1 मिनट, रुको। -1/15 -1/15 -1/10। ओके, 30 का एलसीएम लिया। 15 दूनी 30, -10 दिया 30, -5/30, 5 छक्का 30, V 6 आएगा। अरे, प्रकृति क्या होगी ये पूछा गया है। तो आभासी और प्रकृति का निर्धारण जो होता है, चूंकि V का मान ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, इसलिए आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा होगा। और M = V/U तो -6/0.6, चूंकि आवर्धन 1 से कम है इसलिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही देता है। आभासी, सीधा और छोटा, ऑप्शन डी। ओके। कौन सी एक धातु है? जल, लवण, हवा, तांबा। तो तांबा, कॉपर। जल, लवण, हवा एक मिक्सचर है।
धातु की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? धातु भंगुर और गैर चमकदार होती हैं। भंगुर तो नहीं होती, गलत। धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, नहीं। धातुएं सामान्य ताप पर हमेशा गैस के रूप में होती है, नहीं। धातुएं तन्य और आघातवर्ती होती हैं, सही ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प गलत है? तो धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है, सही है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है। फिर परिपथ खुला होने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। परिपथ खुला होने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, सही है। बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, गलत। तो इसका ऑप्शन गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, एक बंद परिपथ का मतलब है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए पूर्ण और निर्बाध पथ उपलब्ध है। जब परिपथ बंद होता है तो धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलना चाहिए, इसलिए यह कहना है कि बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, गलत होता है। ओके। ओम नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध को नियत रखा जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो V जो होता है वो प्रोपोर्शनल I होता है। अगर हम V को आधा करेंगे तो I भी तो आधा ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, धारा आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी। ओके, जो धारा है वो भी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी। वही सब दिया हुआ है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन और नमी दोनों, ऑप्शन सी। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन और एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। जब लोहा लंबे समय तक हवा और नमी के संपर्क में रहता है तो यह उनके साथ क्रिया करके लाल भूरे रंग की परत बनाता है। अब आवश्यक शर्तें क्या होती हैं जंग लगने के लिए? दो चीज़ें, ऑक्सीजन O2, हवा में मौजूद ऑक्सीजन लोहे के साथ अपक्रिया करता है। नमी जो होती है, जलवाष्प या नमी इस अपक्रिया को सुगम बनाती है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक नाम जो है जंग का जलयोजित आयरन थर्ड ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र F2O3 × होता है। बचाव क्या होता है? लोहे से जंग को बचाने के लिए उस पर पेंट, ग्रीस या यशद लेपन किया जाता है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 38वां है, ऑप्शन ए। तो जारी करता क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्विट्जरलैंड लगातार 15वें साल पहले स्थान पर रहा और इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य का स्थान रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा, जो नवाचार और रचनात्मक के लिए आईपी ढांचे की ताकत को मापता है। विपो GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार को मापता है, जिसमें भारत 38वें स्थान पर है। विश्व क्षय रोग 2025 की थीम क्या थी? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी थीम रही है और ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो वनों और पेड़ों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी कि मलेरिया हमारे साथ है, हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, ऑप्शन डी। और ये हमेशा 25 अप्रैल को मनाई जाती है, मलेरिया दिवस। सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या रहा है? तो ये 99वां रहा है रैंक। अभी पीछे क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, वो मैंने बता दिया है। किस एशियाई टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर पर सबसे अधिक एकल टेनिस खिताब जीते हैं? तो ये ली ना है, ऑप्शन सी। तो चीन की ली ना एशिया के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 9 WTA एकल खिताब जीते हैं, जिनमें 2 ग्रैंड स्लैम, 2011 फ्रेंच ओपन, 2014 ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। वह ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी है। कौन सी सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? तो ये पोटेशियम होती है। फ्रांसियम क्या होती है? आवर्त सारणी में सबसे ऊपर है, लेकिन प्रयोगशाला में अल्प मात्रा में ही बनता है। सीजियम क्या है? व्यवहारिक उपयोग में सबसे अधिक अपक्रियाशील है। हवा पानी से तुरंत प्रतिक्रिया करती है। पोटेशियम जो है वो हवा और पानी के साथ बहुत जोरदार प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस और गर्मी निकलती है। सोडियम क्या होता है? पोटेशियम के समान ही अपक्रियाशील तेल में संग्रहित किया जाता है। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तुहिन कांत पांडे।
ऑप्शन सी। तो मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, जिन्हें 1 मार्च 2025 को कार्यभार संभाला, और माधवी पुरीबुज का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी। तो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जिसमें हाल ही में अक्टूबर 2025 में इसे स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर से दाग कर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसमें क्या है, ये रिएक्शन दिए गए, इसको बैलेंस करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्स क्लोरीन भी तो करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 हाइड्रोजन हो ही जाते हैं, ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, 2 1 3। हाँ, तो यहाँ पे वाई जो होगा, वाई वो 1 हो जाएगा। ओके, तो 2 एंड वाई, और जेड भी 1 रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक के बेलगावी में। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर आयोजित किया गया था, जो 10 से 23 नवंबर 2025 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और शांति अभियानों में दोनों देशों के बीच रक्षा और सहयोग अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और श्रीलंका की गजबा रेजिमेंट सहित दोनों देशों की सेना और वायुसेना ने जवान शामिल थे। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये चौथा रहा है, ऑप्शन सी। और शीर्ष पे कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, सेकंड पे रूस रहा है, थर्ड पे चीन रहा है। आकाश का नीला रंग मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। ओके, अब देखिए आकाश का जो नीला रंग होता है वो मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन, विशेष रूप से रेले प्रकीर्णन के नामक घटना के कारण दिखाई देता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद छोटे गैस के अणुओं और कणों से टकरा कर सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, और नीले प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती का प्रकीर्णन अन्य रंग की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे प्रकाश नीला दिखता है। 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 में विशेष रूप से फिट इंडिया कार्निवाल के रूप में 16 से 18 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। उद्घाटन क्या था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। विभिन्न आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार 2026 तक भारत की जीडीपी लगभग कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत 2026 में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक पहुंच जाएगा। निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय रोग प्रतिरोध प्रकृति की होती है? तो ये रहती है रैंड सिंधी, ऑप्शन ए। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये देखिए F=G m1m2/r², ये फार्मूले हैं, ये इसकी वैल्यू रहेगी, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हम इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जैसे मैंने इसमें किया है, और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.67 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी। कोशिका के केंद्र की खोज 1831 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। मृत कोशिका की खोज की गई थी।
ओके। एंटोनियो लेवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के एटम्स, ओके, वही सब लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। आपकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।